हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू मेरा क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के जरिए मैं आप लोगों को सेल के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे भी आप हमें एक बात बताइए कि सेल के बारे में आपके मन में क्या आता है सेल वर्ड सुनने के बाद। यहाँ पे हम उस सेल की बात करेंगे जिसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ कहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे सेल का मीनिंग अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिएगा तो सेल का मीनिंग क्या होता है कि सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनता है, यानी कि कैथोड और एनोड मिलके क्या बनाता है, सेल बनाता है। एक सेल उसको बोलते हैं जो जेल होता है, उसको भी सेल बोला जाता है। एक सेल अगर फिजिक्स में आप देखिएगा, मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें भी सेल के बारे में बताया जाता है। जब आप देखते होंगे कि परमाणु होते हैं, परमाणु के चारों ओर जो ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको भी सेल बोला जाता है, KLMN, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। कई सेल होते हैं, लेकिन हम आज जिस सेल के बारे में बात करेंगे वह क्या है, ये वाला सेल है। इसके बारे में रॉबर्ट हुक ने बतलाया था, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका के बारे में अध्ययन हम आज इस वीडियो लेक्चर के में करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोशिका, या पढ़े होंगे कि कोशिका हमारे शरीर का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। यानी कि कोशिका क्या है, हमारे बॉडी जीव शरीर का जो होता है, ये एक्सट्रैक्शनल एवं फंक्शनल यूनिट है सेल। और इस वैसे भी ये तो मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न बायोलॉजी के बारे में, मॉडर्न बायोलॉजी में बताया गया। वैसे अगर हम लोग देखते हैं कि एंशियंट फिलॉसफी के थ्रू, तो एंशियंट फिलॉसफी में कहा गया है कि हमारा जो शरीर है, हमारे इस शरीर का निर्माण क्षितिजल पावक अगन समीरा से हुआ है। और नहीं कहा कि क्षितिजल पावक अगन समीरा पंच तत्व ए विविध बनाई विविध शरीरा, इस टाइप का कुछ फिलॉसफी बताया गया। वैसे आप लोग ना क्लास 9th के मेटर जो है चैप्टर, उसमें भी आप लोग पढ़े होंगे कि पृथ्वी का जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर जो है वो बतलाया था कि जो जितना भी मैटर है उसका फॉर्मेशन एयर से हुआ है, स्काई से हुआ है, उसके बाद फायर से हुआ, सबके मिलने से 5 तत्व से मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण हुआ। आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे कि सेल जो ये वर्ड आया, ये लेटिन वर्ड से आया। सेल वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ। इस लेटिन वर्ड का मतलब होता है स्मॉल रूम। सेलुलर जो टर्म होता है उसमें से, उससे ये ड्राइव हुआ है। स्मॉल रूम होता है, यानी कि एक छोटा सा रचना होता है, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, छोटा छोटा रचना। वैसे भी अगर आप सेल को एक सिंपली फॉर्म में देखिएगा तो जीव शरीर का इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। सेल को क्या बोला जाता है, कोई भी जीव शरीर है उस जीव शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक सेल को कहा जाता है। सेल को क्या कहा जाता है, जीव शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक। अगर आपको सेल को डिफाइन करने के लिए कोई बोले तो आप क्या डिफाइन कीजिएगा, सेल क्या होता है। सेल एक प्रकार का हमारे शरीर का एक बेसिक यूनिट है। इस जैसे कि आप देखते होंगे कि हम लोग क्या एक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। आप जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़िएगा तो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता है एच ए विटेकर के अकॉर्डिंग 5 टाइप में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, एनिमिलिया और प्लांटे। इसके बारे में आप एडवांस के लेक्चर में पढ़िएगा, मतलब इसी चैनल पे आपको आगे के लेक्चर में पता चलेगा। ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार का होता है, एक होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म, एक होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म, एक होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक्रो का मतलब क्या हुआ, जिसको हम जनरली देख सकते हैं, अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं। और इस मैक्रो का मतलब क्या हुआ, जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो सोचिए, ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है, जिसके बारे में आप लोग आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़िएगा, आगे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और सर उसमें देखिएगा कि कोई ऑर्गेनिज्म सेलुलर होता है, किसी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल टिश्यू लेवल पे होगा, किसी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑर्गेन लेवल पे होता है, किसी जीव का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑर्गेन सिस्टम के लेवल होता है। तो जो जितना कॉम्प्लेक्स होते जाता है उसमें उस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है। और आप अगर इसका क्रोनोलॉजी देखिएगा तो क्रोनोलॉजी सिंपल सा होता है कि सेल क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कि हम सेल को क्या बोल सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या होता है, एक प्रकार का फंक्शनल यूनिट भी होता है, फंक्शनल यूनिट भी होता है। ये भी क्या होता है, फंक्शनल यूनिट भी होता है लाइफ का।
इसको हम ये बोल सकते हैं बायोलॉजिकल यूनिट भी है। ये क्या है? बायोलॉजिकल यूनिट भी है। ये जो सेल जो होता है एक क्या है? बायोलॉजिकल यूनिट भी, फंक्शनल यूनिट है, बायोलॉजिकल यूनिट है और बेसिक यूनिट है लाइफ का। यानी कि यूनिट का मतलब एक अलग चीज, आप यूनिट और डायमेंशन में पढ़े होंगे। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब छुटका नहीं होता, सेल से भी छोटा हमारे शरीर में पाया जाता है। सेल का भी फॉर्मेशन लिपिड के सेल डिवीजन से होता है। सेल थ्योरी में पढ़िएगा कि सभी जीव का निर्माण सेल से होता है, और वह जो सेल होते हैं उन सेल का भी निर्माण लिपिड से होता है, प्रोटीन सिंथेसिस से होता है, सेल डिवीजन से। कैसे किस तरह से होता है उसके बारे में आगे पढ़िएगा। इसको इन्हें सोच सकते हैं छोटा सा छोटू सा यूनिट है। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है। जैसे कि केजी का, जैसे मास का बेसिक यूनिट क्या होता है? कोई भी मास, अगर कोई द्रव्यमान है उसको मेजरमेंट करने का बेसिक यूनिट क्या होता है? केजी होता है। एसआई के अकॉर्डिंग, एफपीएस के अकॉर्डिंग पाउंड होगा, एमकेएस के अकॉर्डिंग केजी होगा, सीजीएस के अकॉर्डिंग ग्राम होगा। और हम लोग भी नेचुरली यूज करते हैं, पोथा होता है, जो भी उसका यूज होता है उस आधार पे करते हैं। तो ये एक यूनिट है, लाइफ का एक छोटू सा यूनिट है। यहीं से लाइफ की शुरुआत होती है। प्रत्येक जीव के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि जीव की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सिंगल सेल से होती है। हर एक जीव की शुरुआत सिंगल सेल से होती है, आगे चल के कॉम्प्लेक्स होता है। आप आगे चल के ये भी पढ़िएगा कि सेल का क्लासिफिकेशन जो अगर हम लोग करते हैं, ऑर्गेनिज्म का, जो ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे? जिसमें क्या हो? लिविंग हो, जो लिविंग हो, जो एलाइव रह सके, उसको हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं सेलुलर भी होते हैं, कोई यूनिसेलुलर भी होते हैं, कोई मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ कि वह ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल हो, जैसे मोनेरा हुआ, प्रोटेस्टा हुआ। उस मोनेरा में क्या होता है? एक सिंगल सेल। मोनेरा क्या होता है? यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोटिक आगे चल के पता चलेगा आपको, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, सेल ऑर्गेनालाइज क्या होता है, माइक्रोकोन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, डीएनए ट्रांसलेशन कैसे होता है। हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब स्टेम सेल से म्यूसिस कैसे होता है, माइटोसिस कैसे होता है, माइटोसिस कैसे होता है। हम लोग टोटल टर्म हम इस चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको मतलब सेल वर्ड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देगा इस चैनल पे आपको। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओपन प्लेटफॉर्म पे, फ्री प्लेटफॉर्म पे हमको ऐसा कोई नहीं लगा वीडियो, क्योंकि हम भी खुद प्रिपरेशन करते हैं और हम खुद रिवीजन करना चाहे कि फ्री प्लेटफॉर्म पे हमको मिल जाए, कि एक जगह जहाँ पे हमको साइंस का पूरा वीडियो मिल जाए जो पूरा हो। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू टाइप से नहीं बनता, बेसिक कॉन्सेप्ट हमको नहीं मिला। इसी समस्या को पूरा करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और यथासंभव कोशिश होगा हम अपना पूरा 100% देने का कोशिश करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या हुआ? सेल हुआ। सेल को बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं? बेसिक यूनिट का मतलब छुटका सा, छोटू सा यूनिट। एक यूनिट, इकाई, एक का वैल्यू। जैसे मीटर कितना, इतना बड़ा एक यूनिट होता है, 2 मीटर तो इतना बड़ा, इसको हम यूनिट कहते हैं। अब सेल, बेसिक सेल को, अब ये तो इंग्लिश इसका नाम हुआ, वैसे साइंटिफिक नाम में इसको सेल को प्राय साइटो बोला जाता है। सेल को प्राय साइटो टर्म से यूज किया जाएगा। और सेल के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, ये तो बायोलॉजी का टर्म है सेल, और इस सेल के बारे में अगर हम स्टडी किस में करते हैं? सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी में धैर्य रखिए, सिर्फ इसका नाम सेल बायोलॉजी नहीं होता, सेलुलर बायोलॉजी भी होता है। सेलुलर बायोलॉजी भी इसको कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल, सेल बायोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कोशिकीय जीव विज्ञान कहलाता है। सेलुलर बायोलॉजी भी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन। और हम इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ये जो साइटोलॉजी होता है, इसको भी हम सेल के स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी भी कहलाया जाएगा, सेल बायोलॉजी भी कहलाया जाएगा, और सेलुलर बायोलॉजी भी कहलाया जाएगा। तो ये तीनों टर्म आपको पता होना चाहिए, और कोशिश मेरा यही रहना चाहिए। हम आपको बोलते हैं कि मतलब अगर आप इसके बारे में हिंदी में जानते हैं तो बढ़िया है, इंग्लिश में जानते हैं तो बढ़िया है। हम इसको बायलिंगुअल रखने का कोशिश करेंगे। हमको ना संविधान सभा बनने से लेकर आज तक का ये हिंदी इंग्लिश के डिबेट में नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ आपको सेल कॉन्सेप्ट समझाना है, ना कि लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज पढ़ना है तो हम लिटरेचर की क्लास जब होगा तो वहाँ पे हम ट्रांसलेशन कर देंगे। तो जो टर्म हमको जिसमें हिंदी में लगेगा, जो कॉमन टर्म है, उसको हिंदी में भी बता देंगे, जो इंग्लिश में होगा इंग्लिश में भी बता देंगे। और अगर आप हमको ट्रांसलेशन करवाना हो तो आपके पास गूगल है, गूगल ट्रांसलेट करके इस टर्म को ट्रांसलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना शुरू किए तो उतना बहुत तो एफर्ट लगाइएगा।
तो हम बस आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप कोऑपरेट कीजिएगा। तो सेल क्या होता है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा कि सेम टाइप का सेल जो होता है, अब ऑर्गेनिज्म का कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में देख लीजिए। जो सेम टाइप का जो सेल होता है, जो सेम टाइप का फंक्शन करे, वो मिलके क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? टिश्यू। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल बन सकते हैं। टिश्यू में भी काम होगा, टाइप होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, सब मस्कुलर, एकदम छोटू कॉन्सेप्ट आपको आगे पता चलेगा। बिल्कुल एकदम नहीं कहते हैं अपने मैथिली भाषा में, एकदम पूरा एकदम क्रिस्टल, मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट, मतलब साइंस ना आपके ब्रेन में फीड हो जाएगा, घुसेड़ देंगे, टेंशन मत लीजिए। ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है? टिश्यू बनता है। अब ये जो टिश्यू होता है, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से, जैसे मान लीजिए आप जिस घर में हम वीडियो बना रहे हैं उस घर का ग्रुप यूनिट क्या है? ईंट है। इस ईंट के कॉम्बिनेशन से क्या बना? वाल बना, एगो वाल बना। इस वाल के कॉम्बिनेशन से क्या बना था? एगो कमरा बन गया। सब कमरा के कॉम्बिनेशन से एक रूम बन, सब वाल को कंबाइन कर दीजिएगा तो रूम बनता है। उसी तरह क्या होता है कि टिश्यू के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है। यानी कि यह क्या बोल सकते हैं? ए ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड क्या होगा? ऑर्गेन होगा। मतलब कि उत्तक के समूह से टिश्यू को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। उत्तक के समूह से क्या बनता है? अंग बनता है। उत्तक के समूह से क्या बनता है? अंग बनता है। और ये जो अंग होता है, इस अंग के समूह से अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र का मतलब क्या होता है? ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम बनता है। और ये जो ऑर्गेन सिस्टम होता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, एक्सक्रेटरी सिस्टम हुआ। अच्छा, आप लोगों कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि रिस्पायरेशन क्या होता है? व्हाट इज रिस्पायरेशन? आप हमको बतलाइएगा। और आप हमको ये बतलाइएगा कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट और एडिनो डाइफॉस्फेट में क्या अंतर होता है। ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। एटीपी और एडीपी, इसमें आप लोग अंतर बनाइएगा, बताइएगा क्या होता है एडीपी एटीपी। इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम, जैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल होता है उसमें क्या बनता है? इस अंग तंत्र के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। इस अंग तंत्र के सिस्टम से क्या होगा? ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। जैसे किसी में पढ़ते होंगे कि कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम होता है। कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि उसका जो एलिमेंट्री कैनाल होगा, उसका माउथ और एनस सेपरेट होगा तो उसको कंप्लीट कहेंगे। जिसका माउथ और एनस सेपरेट नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट कहेंगे। इसके बारे में आगे आप पढ़िएगा। अभी हम एक टाइप का डेमो लेक्चर तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा बेसिक सा बात बतला रहे हैं आपको। तो पहला बात, सेल कॉम्बिनेशन क्या होता है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसी से स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद क्या आता है कि सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू हुआ, मस्कुलर टिश्यू, सारे के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़िएगा। और ये जो टिश्यू होता है, इस टिश्यू के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? ऑर्गेन का निर्माण होता है। कहीं सारे अंग का निर्माण आप देखते होंगे कि हमारे पास हाथ है, लंग्स है, ये सब, इन सब का निर्माण किससे होगा? टिश्यू के कॉम्बिनेशन से। इस ऑर्गेन के कॉम्बिनेशन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है। और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। समझ गए? अब देखिए कि जिस ऑर्गेन में सेल हो उसको सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, सिंपल सा बात है। और जिसमें सेल ना हो उसको एसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। किसी भी जीव में का होना एक चीज पे डिपेंड करता है कि उस पर जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं। जेनेटिक मटेरियल उसके पास है कि नहीं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए और आरएनए। अगर कोई भी जीव सेलुलर है तो उसमें सेल होगा। सेल उसके बारे में आगे भी टाइप पढ़िएगा कि यूनिसेलुलर मतलब एगो सेल, मल्टी सेलुलर मतलब दो, एक से ज़्यादा सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। लेकिन कुछ जीव जो होते हैं वो एसेलुलर भी होते हैं। जैसे वायरस, ये जो वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस के बारे में सुनते होंगे, तो कोरोना वायरस क्या? एक रेट्रो वायरस है। ये रेट्रो वायरस है। इसमें क्या है? आरएनए का स्ट्रीम है। क्या है? आरएनए का स्ट्रीम। डीएनए क्या होता है? एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है डीएनए। डीएनए किस फॉर्म में रहता है? डबल हेलिक्स के
फॉर्म में रहता है। इसमें क्या होता है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरह से इसका न्यूक्लियो बेस बनल जुड़ल रहता है। आपको डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसे प्रोटीन क्या कर, मतलब आप समझिए ना, ये इस चैनल पे जो वीडियो आएगा अगर आप कंटिन्यू पूरा देख लीजिएगा तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि आप मतलब नीट निकाल लीजिएगा, यूपीएससी निकाल लीजिएगा, लेकिन आप इतना जरूर निकाल सकते हैं कि कोई भी बुक खोलिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम एक स्टूडेंट हैं और हम खुद के लिए ही पढ़ा रहे हैं। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अगर हम समझ रहे हैं एज ए स्टूडेंट तो आप भी समझिएगा, ये मेरा गारंटी है। तो सेल को हम ये भी बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल को ये भी बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। उसके बाद जो टर्म आता है कि फादर ऑफ सेल किसको कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ सेल, फादर ऑफ सेल, फादर ऑफ सेल कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1665 में इन्होंने पहली बार कॉर्क के रूप में सेल को देखा था। कॉर्क लिया, उसको प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप, शुरुआती माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोग जानते होंगे। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, सिंपल सा छोटू सा कॉन्सेप्ट होता है। ये यहाँ सा एक प्लेट लगल रहता है, इसमें क्या होता है, एक इस यहाँ पे जो लेंस लगल रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई पीस बोलते हैं। और यहाँ पे जो लेंस लगा रहता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। यहाँ पे स्लाइड लगा के कुछ भी माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है और यहाँ माइक्रोस्कोप इस टाइप का रहता है, एक आई पीस रहता है। देखते होंगे कि 5x, 10x, 15x ये होता है माइक्रोस्कोप। तो इस माइक्रोस्कोप में उसने देखा था कि मतलब एक सेल कॉर्क लिया, उस कॉर्क में देखा कि मशरूम का जैसे छत्ता लग के सेल का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का सेल का स्ट्रक्चर होता था। उतना वो डिटेल सेल के बारे में नहीं देख पाया। इसके बाद अगर देखिएगा कि सेल के बारे में डिटेल स्टडी 1914 के बाद हुआ, 1940 के बाद हुआ। क्यों? क्योंकि इसी टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी होने के बाद क्या हुआ कि सेल के बारे में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को के डिस्कवरी होने के बाद बहुत चीज़ों के बारे में हम एडवांस में अध्ययन करने लगे और सेल के बारे में भी हम लोग एडवांस अध्ययन करने लगे। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग बॉडी में पहली बार सेल को किसने देखा था, लिविंग बॉडी में, तो लिविंग बॉडी में अगर आप देखिएगा कि जो क्या किया था, लीवेनहॉक जो होता है, लीवेनहॉक जो था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो है 1674 में ल्यूवेनहॉक जो है, ल्यूवेनहॉक ने क्या किया कि एक पाउंड वाटर लिया, पाउंड वाटर में देखा कि फ्री लिविंग सेल, यानी कि पाउंड वाटर में वो लिविंग सेल को देखा। अगर बोले लिविंग सेल के बारे में सबसे पहला अध्ययन कौन करवाया था, तो ल्यूवेनहॉक ने करवाया था। ल्यूवेनहॉक ने फ्री सेल के बारे में अध्ययन करवाया था। इसका पूरा नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, फ्री सेल के बारे में इसने अध्ययन करवाया था। उसके बाद आप देखिएगा कि मतलब सेल का शेप और साइज कैसा होता है, तो सेल का शेप अलग, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, शेप और साइज दोनों में आकार और आकृति में अंतर होता है। जैसे भारत का आकार क्या है, एक त्रिभुजाकार है, उसका क्या होगा, एक अनुमानित जो होता है उसको बोलते हैं सेल, शेप। और साइज का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब उसका कितना लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, उसको बोलते हैं साइज। तो आकार क्या होता है, अनुमानित, जैसे कोई मानव आकार होता है तो मानव की तरह होगा, और मानव एग्जैक्ट उसका आकार। तो शेप और साइज क्या होता है, सेल का डिफरेंट रहता है। सेल का संख्या, जैसे कोई सेल क्या होगा, जैसे नर्व सेल देखिए, नर्व सेल इस टाइप का रहता है, इसमें क्या होता है, एक्सट्रम लगल रहता है, ये क्या एक नर्व सेल्स है, ये नर्व सेल्स है। स्पर्म सेल में क्या रहता है, इस तरह से टेल लगल रहता है। ओवम क्या होता है, ये इस तरह से उसमें टेल लगल रहता है। उसके बाद आप देखिएगा, हालांकि सेल का मतलब शेप और साइज डिफरेंट रहेगा, सब एनिमल पे डिफर करेगा। कभी मतलब ब्रांच के लाइक भी सेल रहेगा, कभी बेनलाकार भी होगा, कभी सर्कुलर टाइप, लेकिन मोटा मोटी सेल का अगर स्ट्रक्चर देखिएगा तो हम लोग सर्कुलर टाइप मान के चलते हैं, ऐसा इस टाइप का सेल का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर देखिएगा कि सेल संख्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल का संख्या और डिफर करते रहता है। कोई ऑर्गेनिज्म मतलब एक ही सेल पे अपना जीवन यापन कर लेता है, जैसे मोनेरा, ब्लू ग्रीन अलगी। मोनेरा को जनरली हम क्या बोलते हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आता है मोनेरा के अंतर्गत, यानी कि बैक्टीरिया सब जो होता है वो किस में आता है, मोनेरा में आता है। तो वो सब अपना क्या करता है, अपना मोनेरा जो होता है, मोनेरा के
को यूनिसेलुलर होता है, वो अपना डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सारा चीज़ एक ही चीज़ में, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत, एक ही सेल के अंतर्गत सब कुछ पूरा फुलफिल कर लेता है, अपना संख्या भी बढ़ा लेता है, अपना जीवन यापन भी कर लेता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें वन सेल रहेगा, सिंगल सेल रहेगा, यूनिसेलुलर। उसके बाद क्या आता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म कहेंगे, वे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, एक से ज़्यादा सेल हो, एक से ज़्यादा सेल हो, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटू, एगो मतलब चींटी है और एगो हाथी है, तो दोनों के सेल की संख्या में अंतर होगा। सिंपल सा, एगो न्यू बॉर्न बेबी है और एक 60 kg का पर्सन है, तो 60 kg के व्यक्ति में कितना सेल होगा, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻15 सेल होता है। 60 × 10⁻15 सेल होता है। केजी के हिसाब से 10⁻15 सेल एक यंग एडल्ट अगर 60 kg का व्यक्ति है तो उसमें सेल होगा। तो ये बात समझ में आया। अब देखिए कुछ जो टर्मोलॉजी है सेल से रिलेटेड, उसके बारे में हम आप लोगों को बतलाते हैं। कुछ टर्मोलॉजी है जो उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए होता क्या है कि सबसे बड़ा सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच का। देखें ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा सेल होता है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, वो ऑस्ट्रिच का एग का सबसे बड़ा सेल इसका। तो बड़ा और लंबा में फर्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा सेल किसका होता है, माइक्रोप्लाज्मा का, या पीसीडोनिमोनिया जो निमोनिया जो होता है उसका सबसे छोटा होता है, मतलब कि 0.1 माइक्रोमीटर के बराबर, इसमें माइक्रोन के बराबर होता है। ये माइक्रोस्कोप में कहा जाता है माइक्रोन में, इतना बराबर होता है। ये तो मतलब 175 सेंटीमीटर के समथिंग इसका होता है, ये जो ऑस्ट्रिच का एग होता है इसका। उसके बाद आता है कि ह्यूमन बीइंग में अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग का सबसे छोटा सेल जो होता है वो किसका होता है, स्पर्म होता है। सबसे छोटा सेल जो होता है स्पर्म का होता है। स्पर्म मतलब क्या, मेल गेमिट, मेल गेमिट। स्पर्म किसको कहते हैं, मेल गेमिट को कहते हैं, मेल गेमिट जैसे आप देखते होंगे। और सबसे बड़ा सेल जो होता है ओवम होता है, ओवम यानी कि फीमेल गेमिट, फीमेल गेमिट सबसे बड़ा ओवम होता है। और सबसे बड़ा जो सेल होता है ये नर्व सेल होता है। सबसे बड़ा सेल कौन सा होगा, नर्व सेल होगा, जो क्या होता है नोटोकोड के थ्रू, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, अगर आपको कोई मतलब जैसे आपको कुछ भी टच हो जाए, किसके थ्रू सेंसेशन होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू। और ये जो नर्वस सेल होता है यही सबसे बड़ा सेल होता है, सॉरी सबसे लंबा सेल नर्व सेल्स होता है। समझ गए, पहला कंडीशन। सबसे छोटा सेल माइक्रोप्लाज्मा का होगा, यानी पीसीडोनिमोनिया माइक्रोप्लाज्मा के अंतर्गत ही आता है। सबसे बड़ा सेल ओवरऑल, तो सबसे बड़ा सेल ओवरऑल ऑस्ट्रिच का एग का होता है। इन ह्यूमन बीइंग सबसे छोटा सेल स्पर्म होता है, जो मेल का स्पर्म होता है। स्पर्म में क्या सब होता है, स्पर्म को क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं, यानी गेमिट होता है स्पर्म। और उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ा ओवम होगा, जो कि फीमेल में पाया जाता है, फीमेल गेमिट को बोलते हैं ओवम बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है कि सबसे लंबा सेल किसका होता है, ह्यूमन बींग्स में जो नर्व सेल पाया जाता है वो सबसे लंबा सेल होता है, उसको नर्व सेल बोलते हैं। जैसे आप कोर्डेट पढ़िएगा ना, कोर्डेट हेमिकोर्डेटा के बाद आता है कोर्डेट, एनिमिलिया में, एनिमिलिया के किंगडम के अंतर्गत जो फाइलम कोर्डेट आता है, तो कोर्डेट में आप पढ़िएगा तो उसमें क्या होता है कि कोर्डेट के थ्रू डोर्सल साइड में कोर्डेट होलो लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, उसके थ्रू ये नर्व सिस्टम जुड़ल रहता है, ये एक जोन होता है। आगे सब कुछ आपको मिलेगा, ये बात तो सिंपल सा हुआ। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी। तब इस सब के बारे में बहुत सारा जानकारी मिला था। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी सब जो है इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी जो है सेल से रिलेटेड आप लोग पढ़ लीजिए। वैसे मोटा मोटी हम आपको सेल का एगो स्ट्रक्चर बता देते हैं, सेल होता कैसे है। सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब क्या होता है, प्राइमेटिव, शुरुआत के दौर में। ये पबजी नहीं है, पबजी में प्रो का मतलब क्या होता है, आगे चल के जो होता है। लेकिन इसमें प्रो का मतलब क्या होता है, शुरुआती दिन में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ,
जो एडवांस लेवल है। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, जितना भी सेल के अंदर पाया जाएगा ऑर्गेनली उसमें कोई बॉन्ड नहीं है, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं रहेगा। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगा, मेम्ब्रेन रहेगा। अगर मेम्ब्रेन रहे तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाएगा। अगर इसमें मेम्ब्रेन है तो सेल ऑर्गेनलीज, सेल के अंतर्गत जो पाया जाएगा ऑर्गेन अपेरेंटस, उसको सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं। जैसे मोटा मोटी देखिएगा यूकैरियोटिक में भी दो टाइप का होगा, एक वो जिसमें सेल वाल होगा, प्लास्टिक पाया जाएगा तो उसको प्लांट सेल कहेंगे, और जिसमें जो सिंपल सा रहेगा सिर्फ उसमें आउटर मोस्ट लेयर में क्या पाया जाएगा, अगर आउटर मोस्ट लेयर वैसे ही है तो उसको एनिमल सेल कहेंगे। तो एक मोटा मोटी सेल में जो होता है स्ट्रक्चर, ये मान लीजिए ये क्या, तो सेल में सेल का जो बाहरी भाग रहता है जिसको सेल घेरल रहता है, इसको हम मेनली क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी कि सेमिस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर सा इस टाइप का स्ट्रक्चर सा प्लांट सेल में बना रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। और इसके अंदर एक और लेयर होता है जिसको ग्लाइकोलिक्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिक्स बोलते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सेल के अंतर्गत क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में कुछ ना छुटका सा मतलब न्यूक्लियस भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता है। यूकैरियोटिक के बारे में देखिए क्या होता है, सेल वाल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी सेलेक्टिव परमिएबल होगा। सेमी सेलेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको अंदर आने देगा, जो भी इंपॉर्टेंट डस्ट मटेरियल है उसको बाहर जाने देगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी सेलेक्टिबल परमिएबल होता है। सेल के अंदर एक सेंट्रल में एक पार्ट पाया जाता है जो सेल के सभी चीज को कंट्रोल करता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सेल के अंदर को, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियस बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। इसके अंदर केंद्रक और इसके बीच में लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक द्रव मतलब लिक्विड भरल रहता है, पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। इसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका द्रव। अब देखिए कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के बाहर भी एक मतलब स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन पाया जाता है जो साइटोप्लाज्म को इससे अलग करता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर क्या आता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो आपको सिर्फ सेल डिवीजन के समय दिखेगा, जिसको आप लोग हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमो। लेकिन एक ही दिन में इतना चीज़ बता ही दो तो थोड़ा दिक्कत भाई, एक ही दिन में बोन्स तो नहीं कीजिएगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका क्रोमोजोम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्स क्रोमोजोम, एक होता है ऑटोजोम। सेक्स क्रोमोजोम का काम क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में काम देगा। जैसे मेल जो होगा, मेल और फीमेल, मेल में क्या होता है 22 + X 22 + Y। फीमेल में क्या होता है, फीमेल गेमिट की बात कर रहे हैं, 22 + X 22 + X, ये फीमेल गेमिट होता है। यानी कि यहाँ अगर गेमिट को सेपरेट कीजिएगा तो XY, यहाँ जो गेमिट का सेपरेट कीजिएगा तो XX। ये सेक्स क्रोमोजोम के बारे में बात कर रहे हैं। ये यहाँ से मिलके क्या बनाता है, XX बनाता है। ये यहाँ से मिलके XY बनाएगा। ये यहाँ से यहाँ मिलके क्या बनाएगा, XX बनाएगा। ये यहाँ से इसमें मिलके क्या बनाएगा, XY बनाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को मेल चाइल्ड हो रहा है, मेल ऑफ स्प्रिंग हो रहा है, तो टोटली डिपेंड ऑन किस पे करेगा, मेल पे। अगर फीमेल हो रहा वो भी टोटली डिपेंड करेगा किस पे, मेल पे, क्योंकि फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोजोम होता है, सेक्स क्रोमोजोम। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्रोमोजोम के बारे में, कैसे डीएनए उसके अंदर, उसके बाद डीएनए होता है, उसके बाद राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी अपेरेंटस होता है, लाइसोसोम होता है, मतलब लाइसोसोम हुआ, प्लास्टिड हुआ, प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से लाइसोसोम होता है, मतलब एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कोई भी वायरस अगर हमारे शरीर में आ गया तो कैसे हम वायरस हमारे शरीर में अपना सेल बनाने लगता है, कैसे अनबैलेंस सेल से सेल का डिवीजन होके हमें कैंसर जो डिजीज है उसके बारे में हो जाता है। मतलब इतना मतलब चीज़ आप पढ़िएगा कि आपको ना बिगिनर से मास्टर आप बन जाइएगा। तो थोड़ा मेरा फर्स्ट तो लेक्चर का पहला भाग रहेगा बेसिक,
कॉन्सेप्ट और कुछ फैक्ट जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ उनके सामने खड़ा करने में मदद करेगा, जिनको ये होता है कि किसी स्टूडेंट को फैक्ट पता होना चाहिए। सेल वॉल के बारे में आप लोग पढ़िएगा, सबके बारे में आपको इतना डिटेल क्रिस्टेफ और क्लियर। आज तो सेल के बारे में बस वैसे ही, आज कोई प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, बस यूं ही उठे और सोचे बना देते हैं। कहीं शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि कल जो करेंगे इससे अच्छा आज कर लेते हैं। कोई प्लान नहीं था, उसी तरह से आगे। तो पहला जो होता है कि रॉबर्ट हुक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। रॉबर्ट हुक ने सेल से रिलेटेड कुछ डिस्कवरी है। रॉबर्ट हुक 1665 में क्या किया था, सेल का डिस्कवरी किया था, और इसने सेलुलर टर्म दिया था जिसको हम लोग कोश बोलते हैं, कोसा बोलते हैं। उसी से आगे चल के कोशिका आया। उसके बाद आया था लोवेनहॉक आया। उसने क्या किया, 1674 में क्या सेल का ये भी डिस्कवरी किया, और लेकिन ये डिस्कवरी किसमें किया, तो पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल जो जिंदा सेल है उसके बारे में पहली बार लिवेनहॉक ने बताया था। उसके बाद ओनियन टैप रूट, आप कभी लैब गए होंगे तो लैब में देखे होंगे कि सर लोग ओनियन टैप रूट लेके डिस्कवरी करवाते हैं। ओनियन टैप रूट में दिखाते हैं कि क्या है नहीं है। आप जैसे भी देखिएगा कि ओनियन टैप रूट ले लो उसके बारे में। तो ओनियन टैप रूट से सेल के बारे में पहली बार किसने दर्शाया था सेल को, तो ई.बी. विल्सन्स ने। ई.बी. विल्सन्स जो था, ई.बी. विल्सन्स ने 1900 में ओनियन का टैप रूट लिया। ओनियन जो तो प्याज जो होता, प्याज का वो छिलका लिया, उसमें सेल को दिखाया था। प्याज को क्या होता है, ओलियम कोपा बोलते हैं, ओलियम कोपा बोलते हैं प्याज को। हाँ, उसके बाद रॉबर्ट हुक देखा, मधुमक्खी के छत्ता के समान देखा। मेन प्रॉब्लम है क्या, जो उतना कुछ सोच समझ के नहीं बनाए थे वीडियो, बस वैसे ही देख लिए थे, बस यूं ही कुछ बक दिए, मन किया बोल देने का बोल दिए। उसके बाद क्या हुआ था, ये 2-3 नाम समझ गए रॉबर्ट हुक। अब बताते हैं नेक्स्ट जो कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म जो है। रॉबर्ट ब्राउन आया, रॉबर्ट ब्राउन महोदय। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन 1833 में इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। न्यूक्लियस क्या था, कोशिका के अंदर जो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। सेंट्रल पार्ट जो होता है न्यूक्लियस। परेशान मत होइएगा, परमाणु के अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है, उसी तरह से सेल के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन परमाणु वाला न्यूक्लियस कुछ और है, लेकिन ये सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ये कुछ और है। तो ये न्यूक्लियस के डिस्कवरी किसने किया था, न्यूक्लियस का यानी केंद्रक का डिस्कवरी कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था, तो 1833 में। उसके बाद आया था डुरजानडिंग। उसके बाद कौन आया था, डुरजानडिंग। उसके बाद कौन आया था, डुरजानडिंग। डुरजानडिन जो आया, डुरजानडिन ने क्या किया था, डुरजानडिन प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया था। किसका डिस्कवरी किया था, प्रोटोप्लाज्म का। डुरजानडिन किसका डिस्कवरी किया था, प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया। लेकिन प्रोटोप्लाज्म जो टर्म था यानी कि जीव द्रव का डिस्कवरी किसने किया था, डुरजानडिन ने किया था। लेकिन प्रोटोप्लाज्म टर्म ये जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है, ये जो नेम है, इस नेम का क्वाइलिंग कौन किया था, इस नेम के बारे में कौन बतलाया था, तो ये पुरकिंजे ने बतलाया था। किसने बताया था, पुरकिंजे ने इस टर्म का प्रोटोप्लाज्म टर्म क्या। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि सेल के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर जो भी पाया जाता है कंप्लीट फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, सबको मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, सबको। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्लाइडेन था। स्लाइडेन जो था, स्लाइडेन एक बोटनिस्ट था। स्लाइडेन जो था एक बोटनिस्ट था। उन्होंने बतलाया था कि जो प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल का निर्माण किससे होगा, प्लांट सेल का निर्माण, प्लांट जो होता है छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, उसके बारे में बतलाया था स्लाइडेन ने। उसके बाद आया था 1839 में जो जूलॉजिस्ट थे, स्वान। 1839 में स्वान आया था। तो 1838 में स्लाइडेन आया था।
जिसने बताया था जो प्लांट जो होते हैं, प्लांट का फॉर्मेशन किससे होता है, सेल से होता है। उसके बाद 1839 में कौन आया था, स्वान आया था। ये जो स्वान जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि एनिमल का जो फॉर्मेशन होता है, एनिमल का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, सेल के थ्रू होता है। ये सब जो था एक हाइपोथेसिस था। इसी हाइपोथेसिस को आगे लेके चला था विर्चो। इसी हाइपोथेसिस को आगे कौन बढ़ाया, विर्चो बढ़ाया था। विर्चो कब आया था, विर्चो, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से आप पढ़िएगा। 1855 में 1855 में विर्चो आया, जिसने बतलाया कि ये जो सेल होते हैं ये तो सब प्लांट का भी निर्माण सेल से होगा, एनिमल का भी निर्माण सेल से होगा, और इसका जो सेल कैसे बनता है, तो ड्यू टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के द्वारा सेल का निर्माण होता है, और जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। और इन्हीं सब को कंपाइल करके एक थ्योरी दिया गया, एक मत दिया गया, जिसको कहते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में दो बात कहा गया, जो सभी ऑर्गेनिज्म का निर्माण, सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं, और सेल का ही प्रोडक्ट होते हैं, सेल का ही मल्टीपल होते हैं। और दूसरा बात उसने इसमें बताया गया कि सेल का निर्माण पहले से मौजूद सेल से ही होता है। किसके द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा। ये इस मत को इस मत का नाम क्या हुआ, इस मत को बोलते हैं सेल थ्योरी बोलते हैं। इस मत को हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, वायरस। वायरस के पास तो जहाँ अगर होस्ट में रहेगा तो निर्जीव की तरह रहेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में आता है तो जीव की तरह बन जाता है। तो वायरस क्या होता है, एक प्रकार का सेल थ्योरी का एक्सेप्शंस है। कोरोना वायरस क्या है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शंस है। इसलिए देखते होंगे वायरस क्या करता है, किसी भी घोस्ट बन के किसी होस्ट पे जाता है। मतलब जैसे मेरे अंदर वायरस आया तो हम होस्ट हो गए, और हम में से वो वायरस क्या हो गया, घोस्ट हो गया। मतलब घोस्ट गेस्ट हो गया, गेस्ट और होस्ट। किसी और अगर लिविंग में रहेगा तो लिविंग की तरह, नॉन लिविंग में रहेगा तो नॉन लिविंग की तरह होगा। उसके बाद आया था मैक्स सूटर्स आया था। मैक्स सूल्ज आया था। मैक्स सूल्ज ने बोला था कि जो सेल जो होते हैं, सेल एक प्रोटोप्लाज्म का पिंड होता है। सेल जो होता है एक प्रोटोप्लाज्म का पिंड होता है। मैक्स सूल्ज आया था, कब आया था मैक्स सूल्ज, तो 1861 में मैक्स सूल्ज आया था। उन्होंने सेल को बताया कि एक प्रोटोप्लाज्म का पिंड होता है, जिसे प्रोटोप्लाज्म बाद भी कहते हैं, यानी कि जीव धर्म बाद भी कहते हैं, या इसको प्रोटोप्लाज्म थ्योरी भी कहते हैं। इसके बारे में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद स्टारबर्ग आया था। स्टारबर्ग 1884 में आया था। 1884 में स्टारबर्ग आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बतलाया कि न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियर पेरेंटल गुण जो होते हैं, हायरार्की गुण जो होते हैं, उस गुण को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है न्यूक्लियस के थ्रू। जिसके बारे में आप लोग सेल डिवीजन में देखिएगा कि कैसे न्यूक्लियस का सेल डिवीजन होता है, हायरार्की गुण आता है म्यूसिस माइटोसिस में। उसके बाद कैमिलो गोल्जी आया। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी अप्रेंटिस का डिस्कवरी किया। गोल्जी अप्रेंटिस और गोल्जी बॉडी का डिस्कवरी किया कैमिलो गोल्जी ने। इसके बाद फेलिको फोंटिना आया। फेलिको फोंटिना निकोलियस का डिस्कवरी किया था। फेलिको फोंटिना किसका डिस्कवरी किया था, निकोलियस का, जो 1774 में आया था। निकुलियाई का डिस्कवरी किया था, निकुलियस का, केंद्रिका का, यहाँ जो निकुलियस होता है उसका डिस्कवरी किया था। निकुलियस के अंदर जो सेंट्रल पार्ट पाया जाता है निकुलियाई, उसका डिस्कवरी किया था फेलिको फोंटिना ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने निकुलियस का डिस्कवरी किया। यानी कि निकुलियस और निकुलियस मतलब केंद्रक और केंद्रिका में क्या अंतर होता है कि सेल के सेंटर में निकुलियस पाया जाता है और इसका भी सेंटर होता है जिसको निकुलियाई बोलते हैं। इसके बारे में किसने बतलाया था, फेलिक फोल्टेना। कब बतलाया था, 1774 में फेलिक फोल्टेना ने इसके बारे में बतलाया था। उसके बाद आया फ्लेमिंग। फ्लेमिंग क्या किया था कि 1880 में फ्लेमिंग आया। 1880 में इसने किस चीज़ का डिस्कवरी किया, तो फ्लेमिंग डिस्कवरी किया सेल डिवीजन में जो क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोजोम को देखिएगा ना, क्रोमोजोम में क्रोमेटिन, ये जो क्रोमेटिन होता है उसके बारे में डिस्कवरी किया था कौन, फ्लेमिंग आके इसके बारे में डिस्कवरी किया था 1880 में। उसके बाद आया वेल्डेयर। वेल्डेयर ने क्या किया था, क्रोमोजोम का
नोमेनक्लेचर किया था। 1888 में क्रोमोजोम जो नाम जानते हैं, उस क्रोमोजोम का नोमेनक्लेचर किसने किया था? वेल्डियर ने किया था। और 1838 में स्वीडन आया था। 1838 में कौन आया? स्वीडन आया। सॉरी, 1883 में स्वीडन आया था। सिम्पर्स। 1883 में कौन आया था? सिम्पर्स आया था। सिम्पर्स आया जिसने क्लोरोप्लास्ट का नोमेनक्लेचर किया। 1883 में कौन आया? सिम्पर्स आया जिसने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किया था। क्रोमोसोम को गुणसूत्र भी कहते हैं। उसके बाद 1892 में विजमेन आया था। विजमेन ने क्या था? सेमेटोप्लाज्म और जर्मोप्लाज्म का अलग किया था। सेमेटो सेल और जर्मो सेल होता है ना, माइटोसिस जो होता है सेमेटो सेल में होता है। सेमेटो सेल का मतलब सिंपल सेल जो हाथ में है, कान में है, नाक में है, उसको सेमेटो सेल बोलते हैं। उसके अंतर्गत जो लिक्विड जेली लाइक उसको सेमेटोप्लाज्म कहते हैं। जर्म सेल क्या होता है? स्पर्म ओवम जो गेमिट होता है उसको बोलते हैं जर्म सेल बोलते हैं। इसके बारे में किसने बतलाया था? विजमेन ने सेमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म के बारे में अंतर बतलाया था 1892 में। उसके बाद जीई प्लेड आया था। जीई प्लेड 1955 में आया, जिन्होंने राइबोसोम के बारे में बताया था। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। उसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। उसके बाद आया डीवे जो था 1955 में लाइसोसोम का डिस्कवरी किया था। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सोसाइटल बैग ऑफ फ्यूल, यानी कि कोशिका का आत्मदाह थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। उसके बाद टी बेबरी आया 1888 में। टी बेबरी जो आया जिसने सेंट्रोसोम का डिस्कवरी किया। सेंट्रोसोम को क्या बोलते हैं? तारक काय बोलते हैं। उसके बारे में डिस्कवरी किया था। उसके बाद रिचर्ड ऑल्डमैन आया। रिचर्ड ऑल्डमैन ने सर्वप्रथम 1819 में मैक्रोकोंडिया का डिस्कवरी किया था, लेकिन मैक्रोकोंडिया का नोमेनक्लेचर उसने बायोब्लास्ट बोला था। मैक्रोकोंडिया को उसने क्या बोला था? बायोब्लास्ट। मैक्रोकोंडिया क्या होता है? सेल में ये जो सेल है, इसमें इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है सेल में, उसको बोलते हैं मैक्रोकोंडिया। पावर हाउस ऑफ सेल, यहीं पे पावर हाउस होता है सेल का। उसके बाद आता है, उसके बाद जो वेंडा माइटोकॉन्ड्रिया नाम टर्म दिया था। वेंडा ही ने माइटोकॉन्ड्रिया इसका टर्म दिया। अब क्या होता है? सेल का स्ट्रक्चर हम बता दिए। सेल थ्योरी जो होता है, सेल थ्योरी के बारे में बता ही दिए कि स्वान और स्लाइडेन मिलके सेल थ्योरी दिया। दोनों सिद्धांत को मिला के कि प्रत्येक जीव का निर्माण पहले से सेल से होता है और सेल का ही मल्टीप्लाई जीव होता है। और दूसरा बात ये कहता है कि उस सेल का निर्माण जो होता है पहले से मौजूद सेल से ही होता है। ये होता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन सा है? वायरस है। वायरस निर्जीव रहता है, सजीव हो जाता है, जैसे गोष्ठ में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल का प्रकार। तो कल जो हम क्लास शुरू करेंगे तो सेल का प्रकार, टाइप ऑफ सेल से शुरू करेंगे, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, यूकैरियोटिक सेल सिर्फ कुछ साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है और ब्लूग्लिन एल्गी में पाया जाएगा, यानी मोनेरा क्या होता है? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मोनेरा में क्या आता है? आर्कोबैक्टीरिया और ईओबैक्टीरिया आता है, बस सिर्फ इसमें आता है। और इन सब जितना तमाम बातों के बारे में अगर आपको कोई सजेशन हो कि किस तरह से पढ़ाया जाए, कैसा पढ़ाया जाए, आप हमको ज़रूर भेजें। आपके सजेशन के लिए हम आपका आभारी रहेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।